So now we'll read about neurons and neuroglaya. न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। एंड इसको और क्या कहते हैं हम? नर्व सेल। तो जो नर्वस सिस्टम का इंडिविजुअल सेल है, नर्व सेल, दैट इज नोन एज न्यूरॉन। इट इज लाइक अदर बॉडी सेल्स, बट दो डिफरेंसेस होते हैं। एक तो इसमें ब्रांचेस या प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स कहते हैं। एंड सेकेंडली इनमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, तो सेंट्रोसोम नहीं होने से ये डिवाइड नहीं करते हैं। दे डोंट अंडरगो डिविजन। देन कितनी तरह के होते हैं न्यूरॉन? क्लासिफिकेशन इनका कैसे होता है? तो 3 डिफरेंट मेथड से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। पहला डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पोल्स, दूसरा डिपेंडिंग ऑन फंक्शन, एंड तीसरा डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ एक्सॉन। अब इस डायग्राम में इन्हें हमने डिवाइड किया है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पोल्स। तो अगर डेंड्राइट और एक्सॉन दोनों एक ही पोल से आ रहे हैं तो दैट इज यूनिपोलर न्यूरॉन। एक ही पोल है, यूनी। बाइपोलर, दो पोल्स, एक से डेंड्राइट निकला, एक से एक्सॉन निकला। मल्टीपोलर, बहुत सारे डेंड्राइट्स निकल गए इस साइड से सेल बॉडी से, एंड देन एक लंबा एक्सॉन निकल गया दूसरी साइड से। सो ये हो गए हमारे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोल्स, है ना? 3 तरह के होते हैं। देन बेस्ड ऑन फंक्शन। अब डिपेंडिंग ऑन फंक्शन अगर हम डिवाइड करें इनको, तो मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। तो जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स है उनको हम इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो ये ब्रेन से सिग्नल लेके जाते हैं टुवर्ड्स पेरिफेरी। पेरिफेरल जो इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी मसल्स हुई, जैसे आई थॉट दैट आई हैव टू वेयर द स्पेक्स, तो मेरे दोनों हाथ जाएंगे स्पेक्स को लेके यहाँ तक आएंगे। सो दिस विल बी ऑल थ्रू मोटर नर्व्स, है ना? अब मुझे कुछ बहुत गर्म चीज को मैंने टच किया एंड वो सेंसेशन मुझे पेरीफेरी से सेंटर तक गया, तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाएंगे, या फिर आफरेंट न्यूरॉन्स। सेंसरी और आफरेंट, मोटर और इफरेंट, है ना? अब डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ एक्सॉन, अगर हम न्यूरॉन्स को क्लासिफाई करते हैं तो ये 2 तरह के हो जाते हैं, गोल्जी टाइप 1 एंड गोल्जी टाइप 2। तो ये जो 2 तरह के, इस तरह से हमने इनको डिवाइड किया, तो जो टाइप 1 है उनमें हमें लॉन्ग एक्सॉन्स मिलेंगे ना। जो सेल बॉडी ऑफ दीज न्यूरॉन्स इज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उनके जो एक्सॉन्स है वो पेरीफेरी तक जाएंगे। जबकि जो टाइप 2 है उनके शॉर्ट एक्सॉन्स होते हैं, तो वो हमको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिल जाएंगे, और वहीं छोटे छोटे उनके एक्सॉन्स, और या फिर स्पाइनल कॉर्ड में मिलेंगे, तो छोटे छोटे एक्सॉन्स होते हैं उनके। तो 3 तरह से हमने डिवाइड कर दिया, पोल्स, फंक्शन एंड लेंथ ऑफ एक्सॉन। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पे। तो जब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हम देखेंगे तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं एक न्यूरॉन के, है ना? तो 3 पार्ट्स में क्या क्या हो गए हमारे? एक तो नर्व सेल की बॉडी हो गई, एक डेंड्राइट हो गया, और एक एक्सॉन हो गया। तो अब जो हमारा डेंड्राइट और एक्सॉन है वो यूजुअली ऑपोजिट पोल्स से निकलते हैं, एंड ये प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन होते हैं, ठीक है? जनरली डेंड्राइट्स शॉर्टर होते हैं एंड एक्सॉन्स विल बी द एक्सॉन विल बी द लॉन्गर प्रोसेस, and dendrites and axons are usually called nerve fibers. अब हम आते हैं नर्व सेल बॉडी पे। तो जो ये नर्व सेल बॉडी है, इट इज ऑल्सो नोन एज सोमा। सोमा का मतलब वैसे भी बॉडी होता है, और पेरिकैरियन, इसको पेरिकैरियन भी कहते हैं। इरेग्युलर होती है शेप में, एंड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ मास ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, न्यूरॉन में है तो उसको हम न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे। विच इज कवर्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। द साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, देन ये छोटे छोटे जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं ये ऐसे छोटे निसल बॉडीज होंगी, न्यूरोफाइब्रिल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया,
एंड गोल्गी एपरेटस। इसमें से निसल बॉडीज और न्यूरोफाइब्रिल्स जो है वो सिर्फ आपको नर्व सेल्स में मिलेंगे, बॉडी के और किसी दूसरे सेल में नहीं मिलेंगे। अब जो न्यूक्लियस है इन सेल का यूजुअली सेंट्रली प्लेस्ड होता है एंड इट इज वेरी लार्ज। इसमें 1 to 2 प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होते हैं, लेकिन सेंट्रोसोम नहीं होता है, तो ये डिवाइड नहीं करते, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करते, है ना। देन वी कम टू निसल बॉडीज या निसल ग्रैन्यूल्स। इनका नाम कैसे पड़ा? जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया उनके नाम पे इसका नाम है। अब दीज बॉडीज आर प्रेजेंट इन सोमा, पूरे सोमा में होता है, लेकिन ये एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक मतलब बॉडी या सोमा का वो एंड जो ऐसे एक छोटे से हिल की तरह ऊपर जाता है और वहां से एक्सॉन निकलता है ना। तो एक्सॉन हिलॉक में नहीं होती है निसल बॉडीज, डेंड्राइट्स में होती है निसल बॉडीज। अब ये इनको टाइग्रॉइड बॉडीज भी कहते हैं, टाइग्रॉइड सब्सटेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्पॉटेड सा लुक देता है जब हम स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं इस सेल को, तो है ना। अब ये फ्लो करती है डेंड्राइट्स और सोमा में, ऐसे स्टेबल नहीं होती, इधर से इधर आ जा सकती है, लेकिन एक्सॉन में नहीं जाती है। तो माइक्रोस्कोप में आप डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बाय द प्रेजेंस ऑफ निसल बॉडीज इन द डेंड्राइट्स। एंड होती क्या है ये? मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होती है जिनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। तो काम क्या होता है इनका? जो राइबोसोम्स का काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो सोमा में बनते हैं सारे प्रोटीन और फिर एक्सॉन में जाते हैं बाय एक्सोनल फ्लो। नेक्स्ट वी कम टू न्यूरोफिब्रिल्स। न्यूरोफिब्रिल्स क्या होते हैं? न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। तो ये क्या करते हैं? सोमा में एक नेटवर्क सा बना देते हैं एंड अगेन ये सिर्फ नर्व सेल्स में होते हैं, है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है न्यूरॉन्स का। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन सोमा एंड एक्सॉन दोनों में होते हैं, बट दूसरे सेल्स में जो इनका काम होता है वही पावर हाउस और एटीपी जनरेटर होते हैं। सिमिलरली गोल्गी एपरेटस, ये भी सिमिलर फंक्शंस होता है इसमें भी, जस्ट लाइक अदर सेल्स कंसर्न विद प्रोटीन, विथ प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन्स इन टू द ग्रैन्यूल्स। अब आते हैं हम डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होता है? डेंड्राइट ब्रांच्ड प्रोसेसेस होते हैं ना, तो ये आगे जाके इसे ब्रांच करते हैं ऑफ द न्यूरॉन। रिपीटेड ब्रांचिंग होती है इनमें। डेंड्राइट्स मे बी एब्सेंट और प्रेजेंट, है ना। अगर होते हैं तो भी 1 और मैनी इन नंबर हो सकते हैं। इनमें निसल बॉडीज और न्यूरोफाइब्रिल्स दोनों होते हैं एंड इट इज कंडक्टिव इन नेचर। कंडक्टिव मीन्स अगर कोई इम्पल्स आएगा तो ये उसको लेके और सेल की बॉडी तक भेज देंगे, उससे आगे फिर एक्सॉन में जाएगा। एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन भी एक प्रोसेस है, सेल प्रोसेस है, बट इट इज लॉन्गर देन डेंड्राइट। डेंड्राइट्स यूजुअली छोटे होते हैं, एक्सॉन इज लॉन्गर। ईच न्यूरॉन हैज ओनली 1 एक्सॉन, है ना, मल्टीपल एक्सॉन्स नहीं होते हैं। अब ये कहाँ से? मैंने आपको बताया कि एक्सॉन हिलॉक बनता है, वहां से एक्सॉन निकलता है एंड इट एक्सटेंड्स लॉन्ग वे। सबसे लंबा जो एक्सॉन पाया गया है वो अराउंड 1 मीटर का पाया गया है। अब ये आपका हो गया एक नर्व सेल। अब ऑर्गेनाइज कैसे होती है नर्व्स? तो इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे आपके ये एक्सॉन्स मिलके एक फैसिकुलस बनाते हैं ना, इस तरह से एक फैसिकुलस बनता है एंड बहुत सारे फैसिकुलाई मिलके एक नर्व बनाते हैं। तो एक इनको 3 नाम की मेम्ब्रेन्स हम यहाँ देखेंगे जो इनको कवर करती है। तो ईच एक्सॉन को या नर्व को जो करेगी, नर्व सेल को जो करेगी, दैट इज एंडोन्यूरियम। फिर एक फेसिकुलस को जो करेगी दैट इज पेरीन्यूरियम एंड पूरी नर्व को जो करेगी दैट इज एपिन्यूरियम। तो एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम एंड एपिन्यूरियम नाम की 3 मेम्ब्रेन्स होती है जो इनको कवर करती है। अब ये जो बनती है हमारी एपिन्यूरियम, ये एरियोलर मेम्ब्रेन से बनती है ना। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ये तो हो गया हमारा बाहर से कैसे दिखती है। अब हम आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर पे।
तो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ईच एक्सॉन में एक सेंट्रल कोर होता है जिसमें साइटोप्लाज्म होता है जिसको कि हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ये कवर होता है एक ट्यूबुलर शीथ लाइक मेम्ब्रेन से जिसको हम एक्सोलेमा कहते हैं। एंड एक्सोलेमा के बाहर होती है हमारी न्यूरीलेमा जो ब्लू कलर में दिखाई गई है ना। अब जो एक्सोलेमा है वो नर्व सेल बॉडी के सेल मेम्ब्रेन का कंटिन्यूएशन है ना। तो एक्सोप्लाज्म अलोंग विथ एक्सोलेमा ये दोनों को मिला के हम एक्सिस सिलेंडर ऑफ नर्व फाइबर बोलते हैं। अब एक्सोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं एंड एक्सोप्लाज्मिक वेसिकल्स होते हैं, लेकिन निजल बॉडीज नहीं होते हैं। द एक्सिस सिलेंडर ऑफ नर्व फाइबर इज कवर्ड विथ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूरीलेमा। अब ये जो न्यूरीलेमा है इसमें से ये जो ऊपर वाला है दिस इज माइलिनेटेड नर्व एंड दिस इज अनमाइलिनेटेड नर्व। तो यहाँ जो शीथ श्वान सेल्स होते हैं वो कवर करते हैं एंड बीच में जो ये डिप्स आ रहे हैं यहाँ पे न्यूरीलेमा एक ऐसे ट्यूब्यूलर सा डिप बनाती है जिसको कि इस जगह को हम नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। एंड ये जो बीच में दिख रहा है दिस इज न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल, थोड़े से फ्लैटेंड से न्यूक्लियाई होते हैं एंड ये पूरी आपकी माइलिन शीथ होती है। विल गो थ्रू इट इन डिटेल ऑन द नेक्स्ट पेज। तो अब जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है वो तो हमने डिस्क्राइब कर ही दिया। माइलिन शीथ क्या होती है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर में क्या होता है, इट इज इंसुलेटेड बाय माइलिन शीथ, है ना। तो उनको हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोल देते हैं। माइलिन शीथ होती क्या है? इट इज अ थिक लाइपोप्रोटीन शीथ। लाइपो मीन्स फैट, प्रोटीन इज प्रोटीन, तो लाइपोप्रोटीन फैट और प्रोटीन से मिल के बनी हुई शीट होती है जो कि इंसुलेट करती है। इंसुलेट का मतलब जैसे हमारे वायर्स इंसुलेटेड होते हैं ना, इलेक्ट्रिक वायर्स, करंट उनसे बाहर नहीं आ सकता, तो ये भी इनका जो अंदर जो भी एक्शन पोटेंशियल रन करता है वो अंदर ही करेगा। एंड अब ये जो माइलिन शीथ है इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस शीथ, इट इज एब्सेंट एट इंटरवल्स, है ना। तो वो जो इंटरवल्स है दीज आर नोन एज नोड्स ऑफ रैनवियर एंड द सेगमेंट ऑफ नर्व फाइबर बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज इंटरनोड। एंड माइलिन शीथ जो होती है वो वाइट कलर में होती है, तो वो इन फाइबर्स के वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड वाइट मैटर और ग्रे मैटर जो होता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में उसमें भी वाइट मैटर में माइलिन होता है, माइलिनेटेड नर्व्स होती है। अब आते हैं हम केमिस्ट्री में। लाइपोप्रोटीन देख ही लिया हमने, तो इसमें क्या होता है, कंसेंट्रिक लेयर्स होगी, प्रोटीन फैट प्रोटीन फैट, फैट इज लिपिड ना, तो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लिपिड ऐसे। अब लिपिड्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स होते हैं, या लिपिड्स इसमें कौन कौन से होते हैं? कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन एंड सेरिब्रोसाइड, है ना। सेरिब्रोसाइड को हम स्फिंगोमाइलिन भी कहते हैं। तो इनमें कभी कभी सेरेब्रोसाइड, स्फिंगोमाइलिन, इनके कुछ बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स हो तो फिर पूरा माइलिनेशन डिफेक्टिव हो जाता है ना, एंड सो नर्वस सिस्टम डिफेक्ट्स हो सकते हैं उन पेशेंट्स में। अब फॉर्मेशन ऑफ माइलिनोसिंथेसिस, फॉर्मेशन है तो हम इनको क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? माइलिनोजेनेसिस। माइलिन का जेनेसिस, है ना, कैसे बनेगा माइलिन। तो इट इज फॉर्म्ड बाय श्वान सेल्स इन द न्यूरोलिमा, है ना, वो बनाती है। वी सॉ इट ऑन द डायग्राम, इन द डायग्राम अर्लियर। तो ये जो श्वान सेल्स पूरे सराउंड कर रहे होते हैं ये माइलिन शीथ बनाते जाते हैं। अब फंक्शन क्या होता है? पहली चीज फास्टर कंडक्शन, क्योंकि सिर्फ नोड्स ऑफ रैनवियर पे जंप करते हुए जाता है और जो भी आपका इम्पल्स है वो, इसको सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। दिस इज नोन एज सॉल्टेटरी कंडक्शन, है ना। कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है सिर्फ सॉल्टेटरी कंडक्शन पे, जस्ट डोंट जस्ट कीप ऑन थिंकिंग कि ये क्या था। तो ये जो नोड्स ऑफ रैनवियर है उन पे इम्पल्स आगे आगे जाता है जंप करते हुए, मेकिंग द कंडक्शन फास्टर। एंड दूसरा इंसुलेटिंग कैपेसिटी, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि वो नर्व इम्पल्स को सिंगल नर्व फाइबर का उसी में रखती है। अब आते हैं न्यूरोलेमा पे। व्हाट इज न्यूरोलेमा? न्यूरोलेमा इज अ थिन मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द
एक्सिस सिलेंडर, है ना। अब न्यूरोलिमा जो माइलिनेटेड सेल्स है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोलिमल शीथ और शीथ ऑफ श्वान, है ना। इसको न्यूरोलिमल शीथ या शीथ ऑफ श्वान भी कहते हैं। क्या होती है इसमें? श्वान सेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है? फ्लैट एंड इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, एंड साइटोप्लाज्म इज थिन एंड मॉडिफाइड टू फॉर्म अ थिन शीथ ऑफ न्यूरोलिमा। अब वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ईच इंटरनोड। जो ईच इंटरनोड है, दो नोड्स ऑफ रेनवियस के बीच की जगह, उसमें आपको एक न्यूक्लियस जरूर मिलेगा। ये कहाँ होता है? बिटवीन माइलिन शीथ एंड न्यूरोलिमा। और नॉन माइलिनेटेड में एक्सोलिमा के साथ कंटिन्यूस हो जाती है ऐसे, तो उसमें माइलिन शीथ नहीं होती है। माइलिनेटेड में इट कवर्स द माइलिन शीथ। नोड्स ऑफ रेनवियर पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, इन्वेजिनेट करती है फिंगर लाइक प्रोसेसेस में, एंड वहां पे नोड ऑफ रेनवियर बन जाता है। फंक्शन क्या होता है? नॉन माइलिनेटेड में कवरिंग मेम्ब्रेन हो गई है, और माइलिनेटेड में माइलिन सिंथेसिस कराती है। So what I am teaching you this from Semulingam physiology by Semulingam for BDS students. तो हम एक basic overview so that you understand it easily, and then you can read. It is given very clear and it will be helpful for your exams. न्यूरोट्रोपिन्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रोपिन्स और न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? न्यूरो मीन्स नर्व्स या नर्वस सिस्टम, ट्रोफिन्स मीन सब्सटेंसेस विच हैव अफिनिटी फॉर या विच आर गुड फॉर, या जो ग्रोथ कराएंगे, है ना। तो ये होते क्या? प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज से बनते हैं, जैसे मसल्स, न्यूरोग्लाइल सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रोपिन जो है वो है नर्व ग्रोथ फैक्टर, है ना। ये बहुत से पेरिफेरल टिश्यूज में मिलता है एंड प्रमोट्स अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स। अब इसका कुछ कमर्शियल प्रिपरेशन हमें मिलता है, कहाँ से बनाते हैं? या तो स्नेक वेनम से या सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स ऑफ मेल माउस से। यूज कहाँ कहाँ होता है इसका? एल्जाइमर्स डिजीज, एजिंग के साथ जो सिनाइल न्यूरॉन डिजेनरेशन होता है, एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, यहाँ पे ये नर्व ग्रोथ फैक्टर काम आते हैं। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स पे। अभी हमने जो पढ़ा था वो न्यूरॉन्स का था क्लासिफिकेशन, है ना। अब नर्व फाइबर्स का क्लासिफिकेशन, हम इनको 6 हेडिंग्स से 6 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। तो माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, दैट्स इट, वी हैव गॉन थ्रू इट इन डिटेल। डिपेंडिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, सोमैटिक जो हमारी स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती है, विसरल और ऑटोनॉमिक विच सप्लाई द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो सोमैटिक हमारे कंट्रोल में होती है, विसरल या ऑटोनॉमिक जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना। जो गट को, हमारे इंटरनल और लंग्स को, स्टमक को, इन सबको जो सप्लाई कर रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम जब फूड स्वेलो करेंगे तो वो अपने आप आगे से आगे जाएगा, हम उसको रोक नहीं सकते। डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, क्रेनियल नर्व्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। देन डिपेंडिंग ऑन फंक्शन, अगेन सेंसरी मोटर, सेंसरी जो है वो आफ्रेंट है, मोटर है वो इफरेंट है। सेंसरी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से लेके जाएगा एंड मोटर लेके सेंटर से बाकी पेरिफेरी तक लेके जाएगा सिग्नल। देन डिपेंडिंग ऑन सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब डिपेंडिंग ऑन न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह के हो जाते हैं, एड्रीनर्जिक वो नॉरएड्रेनालिन बनाएगा, कोलिनर्जिक वो एसिटाइल कोलिन बनाएगा। एड्रीनर्जिक एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, कोलिनर्जिक से कोलिन, एसिटाइल कोलिन, है ना। तो एसिटाइल कोलिन बनता है। देन डिपेंडिंग ऑन डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, तो ये अर्लैंगर एंड गैसर क्लासिफिकेशन है, इन दोनों ने इस तरह से क्लासिफाई करा था। टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी, 3 तरह के नर्व फाइबर्स में डाला था। टाइप ए जो है वो थिकेस्ट होते हैं, सी जो होते हैं वो थिनेस्ट होते हैं, ए को फिर और 4 सब टाइप्स में डिवाइड कर दिया। अब इनमें से सब ये माइलिनेटेड है अपार्ट फ्रॉम टाइप सी। टाइप सी जो है वो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है, और जितनी थिकनेस होगी नर्व की उतना फास्ट उसमें से इम्पल्स जाएगा।
है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया क्लासिफिकेशन, 6 अंडर 6 हेडिंग्स, राइट। देन वी कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स। प्रॉपर्टीज, सबसे पहला एक्साइटेबिलिटी बहुत जरूरी है, उसके बिना नर्वस सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो जब भी कोई स्टिमुलस हम अप्लाई करते हैं इन अ टिश्यू, उससे जो फिजियोकेमिकल, नॉट जस्ट फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस जो होते हैं, उसको एक्साइटेबिलिटी ऑफ दैट नर्व कहते हैं। अब आई मिस्ड दिस टेबल, सॉरी। तो ये बेसिक डायामीटर्स है जो हमने ऊपर अभी थिकनेस पे जो क्लासिफिकेशन किया था डिपेंडिंग ऑन थिकनेस। तो ए को अल्फा बीटा गामा डेल्टा में डिवाइड कर दिया, बी है, सी है, सी सबसे छोटी है और ये सब उनसे बड़ी है, एंड दीज आर ऑल माइलिनेटेड, है ना। कमिंग बैक टू एक्साइटेबिलिटी, the stimulus is defined as an external agent which produces excitability to tissues. तो ये excitability की definition हो गई, ये stimulus की हो गई, है ना। तो excitability, stimulus होने पे जो physiochemical changes होंगे, stimulus जो कि external agent जो कि nerve tissue में excitability produce कर पाएगा। तो जब भी हम नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करते हैं तो एक्शन पोटेंशियल वहां पे डेवलप होता है। एक्शन पोटेंशियल को हम नर्व इम्पल्स भी कह सकते हैं, है ना। सो ये मसल जैसा ही होता है लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस इस टेबल में बताए गए हैं। तो नर्व फाइबर का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 है, जबकि जो स्केलेटल मसल का है दैट इज -90। फायरिंग लेवल यहाँ -55 है, यहाँ -75 है। एंड ऑफ डिपोलराइजेशन, जब डिपोलराइजेशन एंड होता है यहाँ, तब ये +35 तक जाता है, स्केलेटल मसल में +55 तक जाता है। तो यूजुअली जो एक्शन पोटेंशियल है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ नर्व फाइबर में स्टार्ट हो जाता है और आगे कंटिन्यू करता है। तो ये हो गई एक्साइटेबिलिटी, है ना। नाउ सेकंड इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ, एबिलिटी टू ट्रांसमिट द nerve impulse from one area of stimulation to other areas। जहां पे भी स्टिमुलस आया है वहां से उस इम्पल्स को दूसरे एरियाज में लेके जाना, दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी, है। अब एक्शन किस फॉर्म में ट्रांसमिट होगा ये इंफॉर्मेशन, नेचुरली एक्शन पोटेंशियल, है ना। तो ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है थ्रू द नर्व फाइबर एज नर्व इम्पल्स। नॉर्मली इन बॉडी एक्शन पोटेंशियल इज transmitted only in one direction। अब ये मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन होता क्या है, कैसे होता है? तो सबसे पहले जहां भी स्टिमुलस होगा वहां डीपोलराइजेशन होगा। इससे क्या होगा, ये आसपास के एरियाज का भी डीपोलराइजेशन करेगा और ये पूरे नर्व फाइबर में डीपोलराइजेशन स्प्रेड हो जाएगा। अब इस डीपोलराइजेशन के बाद वापस रीपोलराइजेशन होता है ना। तो इस तरह से ये ट्रांसमिट होता है। तो ये डीपोलराइजेशन है ना, एंड उसके बाद रीपोलराइजेशन एंड आफ्टर डीपोलराइजेशन। तो स्टिमुलस यहाँ आया, एक लेटेंट पीरियड, फायरिंग लेवल, एंड ये इधर ओवरशूट होगा एंड आफ्टर डीपोलराइजेशन हो जाएगा। देन वही सॉल्टेटरी कंडक्शन वापस दिया हुआ है। इसके बाद में कंडक्शन थ्रू माइलिनेटेड नर्व कैसे होता है, जंप करती है वो नोड्स ऑफ रेनवियर पे आगे से आगे। तो इसलिए 50 टाइम्स फास्टर सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है हमारी ये जो माइलिनेटेड नर्व्स है वो, है ना, क्योंकि जंप करते हैं जो सिग्नल्स है। मैकेनिज्म क्या होता है सॉल्टेटरी कंडक्शन का, जो माइलिन शीथ है दैट इज नॉट परमिएबल टू आयंस, सो एंट्री ऑफ सोडियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू नर्व फाइबर अकर ओनली एट नोड्स ऑफ रेनवियर, जहां पे कि माइलिन शीथ नहीं है। तो इससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा नोड में, लेकिन इंटर नोड वाला जो स्पेस है वहां नहीं होगा, और फिर ये वापस जाके अगला अगला नोड डीपोलराइज हो जाएगा। तो इस तरह से एक्शन पोटेंशियल आगे आगे जंप करता है, हेंस इट इज कॉल्ड सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेयर मीन्स जंपिंग, है ना। अब
कंडक्टिविटी के बाद एक टर्मिनोलॉजी है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है कि जैसे स्टिमुलस अप्लाई हुआ उसके बाद एक छोटा सा टाइम आएगा जिसमें नर्व रिस्पॉन्ड नहीं करती है ना, उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट एज द नेम इंडिकेट्स बिल्कुल भी रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं हो। रिलेटिव ड्यूरिंग विच नर्व फाइबर विल शो रिस्पॉन्स। अगर स्टिमुलस का स्ट्रेंथ हम बढ़ा दे तो छोटे मोटे को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं उसमें, बट अगर बढ़ा दे तो फिर ये है लेटेंट पीरियड, ये टाइम है, ये एम्पलीट्यूड है, ये लेटेंट पीरियड। अगर हम सिग्नल की इंटेंसिटी को बढ़ा दें, स्टिमुलस की इंटेंसिटी को, तो वो रिस्पॉन्ड कर जाएगा। सो दिस इज अबाउट मोड ऑफ कंडक्शन। तो ये जो सोडियम एंट्रेंस होता है, डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और फिर वो आगे से आगे जाते हैं। यहाँ पे, यहाँ के बाद यहाँ होगा, यहाँ के बाद यहाँ होगा, तो ये सॉल्टेटरी कंडक्शन हो गया माइलिन शीथ के साथ में। अब जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड था, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पीरियड फ्रॉम द टाइम when firing level is reached till the time when 1/3 of repolarization is complete। और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो बचा हुआ एक्सटेंड्स थ्रू द रेस्ट ऑफ रीपोलराइजेशन पीरियड, है ना। तो शुरू का जो 1/3 है रीपोलराइजेशन का, वो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, उसके बाद में रिलेटिव हो जाए। नाउ वी कम टू समेशन। समेशन क्या होता है? जब हम सबलिमिनल मतलब जो कि इतने कम इंटेंसिटी में है कि वो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पा रहे, है ना। तो व्हेन सबलिमिनल स्टिमुलस इज अप्लाइड, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी रिस्पॉन्स इन नर्व फाइबर, है ना, क्योंकि ये बहुत वीक होता है। तो लेकिन हम अगर कंटिन्यूस 2 या 3 सबलिमिनल स्टिमुलाई देंगे, है ना, शॉर्ट इंटरवल्स पे जल्दी जल्दी, तो रिस्पॉन्स होगा। क्यों, कैसे होगा? इस क्योंकि इन सब जो सबलिमिनल जितने भी स्टिमुलाई थे वो समड अप हो गए टुगेदर, एक साथ उनके समड अप होने से एक स्ट्रोंगर स्टिमुलस इज प्रोड्यूस्ड। इस प्रोसेस को हम समेशन कहते हैं। समेशन, जब बहुत सारे छोटे छोटे स्टिमुलाई मिलके एक नॉर्मल स्टिमुलस जैसे एक्टिवेट कर देते हैं, तो उसको समेशन कहते हैं। अब अडेप्टेशन, अडेप्टेशन क्या हो गया? तो अगर हम कंटिन्यूसली किसी नर्व को स्टिमुलेट करते जा रहे हैं, तो शुरू में तो अच्छे से वो एक्साइटेबल होगा, उसके बाद में धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसको अकोमोडेशन कहते हैं। एंड क्यों होता है अकोमोडेशन? तो अगर कंटिन्यूसली होगा तो एक तो डीपोलराइजेशन कंटिन्यूसली होता जाएगा, एंड इससे क्या होगा, सोडियम पंप जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, है ना, एंड इंक्रीज इन इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। सोडियम पंप ही इनएक्टिवेट हो जाएगा एंड उससे पोटेशियम आयंस का इफ्लक्स बढ़ जाएगा, सो नर्व की कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये अडेप्टेशन अडेप्टेशन हो गया, है ना। देन इनफटिगेबिलिटी, नर्व फाइबर फटीग नहीं होते हैं अगर इवन इफ इट इज कंटिन्यूसली स्टिमुलेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर गर्म लगाया है तो वो कंटिन्यूसली गर्म लगेगा, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर में वो है ना आपको नॉर्मल लगने लग जाएगा। अपार्ट मतलब बहुत अगर हल्का सा गर्म है तो ठीक है, दैट्स ओके, बट जो अच्छा खासा गर्म है वो आपको कभी भी नॉर्मल नहीं लगेगा। The reason for this is the nerve fiber can conduct only one action potential at that time, and at that time it is completely refractory and does not conduct another action potential। तो ये आपके इनफर्टिगेबिलिटी का रीजन हो गया। कंटिन्यूस आप करते रहो स्टिमुलेट, वो स्टिमुलेट होती रहेगी। ऑल और नन लॉ, ऑल और नन लॉ क्या होता है? तो when a nerve is stimulated by stimulus it gives maximum response and या फिर it does not give at all, है ना। तो ये all और none लॉ हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई आपकी नर्व की। वापस एक बार नाम नाम देख लेते हैं हम।
तो सबसे पहली जो थी वो कंडक्टिविटी ना, फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड, कंडक्टिविटी से सॉरी, फर्स्ट वाज एक्साइटेबिलिटी, देन कंडक्टिविटी, देन रिफ्रैक्टरी पीरियड, समेशन, अडेप्टेशन, इनफटिगेबिलिटी एंड ऑल और नन लॉ। अब आते हैं हम डीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, नर्व फाइबर्स का काम देख लिया हमने, कुछ प्रॉपर्टीज देख ली, कैसे क्या होता है वो देख लिया। अब आते हैं डीजनरेशन। अगर कोई नर्व फाइबर डीजनरेट हो जाए, डैमेज हो जाए, तो क्या होगा? जब भी इंजरी होगी तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो वो कैसे होते हैं ना, इनको क्या कहते हैं? डीजनरेटिव चेंजेस कहते हैं। इंजरी अकर्स ड्यू टू, क्योंकि हो सकता है, ये कैसे हो सकती है? या तो आपका ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, या आप नर्व में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या इंजेक्शन इंजेक्ट कर दो, क्रशिंग हो जाए, आपकी क्रशिंग इंजरी, ऊपर से गाड़ी वाड़ी निकल जाए, क्रशिंग इंजरी हो जाए, या ट्रांजेक्शन, आपने काटा और यहाँ पे नर्व ही कट गई। तो इस तरह से आपका डीजनरेशन या इंजरी टू नर्व फाइबर हो सकता है। Now, degeneration refers to deterioration or impairment or pathological changes of an injured tissue. Injured तो वो हो गया, उसके बाद क्या क्या changes होंगे? तो जब भी पेरिफेरल नर्व फाइबर इंजर होते हैं तो degenerative changes occur in nerve cell. नर्व सेल की दोनों बॉडी में भी और फाइबर में भी, है ना? एंड नर्व फाइबर सेम न्यूरॉन एंड द एडजॉइनिंग न्यूरॉन्स में भी ऐसा हो सकता है। अकॉर्डिंगली द डीजनरेटिव चेंजेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। सबसे पहला है वॉलेरियन डीजनरेशन, दूसरा रेट्रोग्रेड एंड तीसरा ट्रांस न्यूरल। अब वॉलेरियन या जो ऑर्थो या फिर ऑर्थोग्रेड डीजनरेशन भी कहते हैं उसको, इसमें क्या होता है? इट इज द पैथोलॉजिक चेंज दैट अकर्स इन द डिस्टल कट एंड। यहां से कटा, इधर तो नर्व सेल है, ये तो प्रॉक्सिमल हो गया, और ये यहां से कटी तो ये डिस्टल हो गया, है ना? तो जो डिस्टल कट एंड है, इसमें जो चेंजेस होंगे उनको हम वॉलेरियन डीजनरेशन कहते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर द डिस्कवर वॉलर, जिसने डिस्कवरर वॉलर। अब ये विद इन 24 आवर्स ऑफ इंजरी स्टार्ट हो जाते हैं एंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डिस्टल पार्ट होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? जो एक्सिस सिलेंडर था वो स्वेल होके ब्रेकअप हो जाएगा इनटू स्मॉल पीसेस, बहुत सारे छोटे 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 पीसेस में, एंड विल अपीयर लाइक अ डेब्री, है ना? एंड कहाँ होगा? ये एक्सिस सिलेंडर के अंदर ही पड़ा रहेगा। अब स्लोली क्या होता है? जो माइलिन शीथ थी वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी इनटू फैट ड्रॉपलेट्स, है ना? एंड ये 8 to 35th डे में आपका ये चेंज होएगा। ठीक है, जो आपका माइलिन शीथ डिसइंटीग्रेट हुई वो 8th to 35th डे में होएगी। अब इसके बाद में जो न्यूरीलेमल शीथ है वो अनअफेक्टेड रहती है ना, बट जो श्वान सेल्स है वो वापस आपके मल्टीप्लाई रैपिडली करेंगे। तो ये जो श्वान सेल्स है ये वापस फटाफट फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। अब बाहर से फिर माइक्रोफेजेस आ जाएंगे इनमें, है ना, और ये जो डेब्री है उसको सबको निकाल देंगे। एंड है ना, जो डिसइंटीग्रेटेड सेल था हमारा, उसकी एक्सिस सिलेंडर में जो भी डेब्री फ्रैट ड्रॉपलेट्स वगैरह थे उनको सबको निकाल देंगे। तो जो न्यूरोलेमल मेम्ब्रेन है वो वापस एम्प्टी हो जाएगी। एंड फिर इधर से श्वान सेल से साइटोप्लाज्म उसमें आ जाएगा एंड इट इज फिल्ड विद दैट। ऑल दिस चेंजेस टेक प्लेस फॉर अबाउट 2 months फ्रॉम द डे ऑफ इंजुरी। 2-1 महीने तक ये सब चेंजेस चलते रहते हैं। ये यहाँ पे पूरा आपका ये माइलिन शीथ एंड निसल ग्रेन्यूल्स सब वापस रीअपियर हो जाते हैं। एक्सॉन में तो खैर निसल ग्रेन्यूल्स होते नहीं है, बट यहाँ पे वापस आ गए निसल ग्रेन्यूल्स, है ना? इस तरह से कंप्लीट होता है। ये तो हो गया वॉलेरियन और ऑर्थोग्रेड डिजनरेशन। अब हम आते हैं रेट्रोग्रेड डिजनरेशन। दीज आर पैथोलॉजिक चेंजेस विच अकर प्रॉक्सिमल टू द, है ना, यहाँ कट आया तो इसके पहले प्रॉक्सिमल में क्या होंगे? टू द कट। Then transneuronal degeneration. If afferent nerve fiber is cut, the degenerative changes occur in neuron with which the afferent nerve fiber synapses.
इसको ट्रांस न्यूरोनल डिजेनरेशन भी कहते हैं। तो 3 तरह के हो गए डिजेनरेशन, वॉलेरियन हो गया, फिर अपना सॉरी वॉलेरियन और ऑर्थोग्रेड, देन रेट्रोग्रेड एंड देन ट्रांस न्यूरोनल। नाउ रीजनरेशन, ये तो पढ़ा हमने डिजेनरेशन के बारे में, अब हम पढ़ते हैं रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन मतलब रीग्रोथ ऑफ लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड पार्ट ऑफ टिश्यू। द इंजर्ड एंड डिजेनरेटेड नर्व फाइबर कैन रीजनरेट, है ना, मल्टीप्लाई नहीं होता है लेकिन रीजनरेट हो सकते हैं। 4th डे ऑफ इंजरी से ये स्टार्ट हो जाते हैं, बट मोस्ट इफेक्टिव अराउंड 1 मंथ पे होते हैं एंड इज कंप्लीटेड अबाउट 80 डेज। लेकिन फंक्शनल रिकवरी, वापस फंक्शन गेन करने में उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। अब क्राइटेरिया क्या होता है आपके रीजनरेशन के लिए? सॉरी, रीजनरेशन में एक तो आपके सबसे पहले तो जो कट है बीच में वो 3 mm से कम होना चाहिए। न्यूरोलिमा आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। तीसरा, न्यूक्लियस इंटैक्ट होना चाहिए, नहीं तो सेल ही मर जाएगा। एंड दोनों एंड्स जो है वो सेम लाइन में रहने चाहिए, मतलब ये यहाँ से कटी तो ऐसे ही रहने चाहिए, ऐसे या ऐसे नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये आपके क्राइटेरिया होगा तो वो नर्व आपकी रीजनरेट कर पाएगी। अब आते हैं अपन स्टेजेस ऑफ रीजनरेशन। सबसे पहले क्या होगा कि सूडोपोडिया जैसे एक्सटेंशंस निकलेंगे, जिनको कि हम फाइब्रिल्स कहते हैं। कहाँ से? जो प्रॉक्सिमल एंड है ना, ये कटा तो ये वाला जो प्रॉक्सिमल एंड है इससे ऐसे सूडोपोडिया निकलेंगे या फाइब्रिल्स निकलेंगे, and they move towards the distal cut end. Some of the fibrils enter the neurolemmal membrane of distal end and form the axis cylinder, है ना, ये न्यूरोलेमल मेम्ब्रेन के अंदर घुस गए। फिर श्वान सेल्स आ जाएंगे इनके बाहर एंड वो गाइड करेंगे इन फिब्रिल्स को इनटू द ट्यूब। अब ये एक्सिस सिलेंडर बन जाएगा इसके अंदर 3 महीने के अंदर अंदर, है ना, इन अबाउट 3 months। एंड देन माइलिन शीथ बन जाएगी श्वान सेल से विद इन 1 year। एंड नर्व सेल बॉडी में निसल ग्रैन्यूल्स और फिर गोल्जी एपरेटस आपका रीअपियर हो जाएगा। And then the cell loses excess fluid and the nucleus occupies the central portion. इस तरह से ये stages of regeneration हमारी हो जाएगी। अब दो द anatomical regeneration occurs, लेकिन functional में recovery में काफी time लग सकता है। So this was all about nerve fiber, degeneration, regeneration, classification, properties, ये सब हो गया हमारा, है ना। अब हम आते हैं न्यूरोग्लाया पे। न्यूरोग्लाया क्या होता है? ग्लाया इज ग्लू, है ना। तो न्यूरोग्लाया क्या हुए? वो सपोर्टिंग सेल्स हो गए नर्वस सिस्टम के, जो कि नर्व्स के बीच बीच में रहते हैं। तो बट ये एक्साइटेबल नहीं होते हैं, कोई एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट नहीं करते हैं, तो ये इनको नॉन न्यूरल सेल्स या ग्लायल सेल्स भी कहते हैं। अब इनका भी क्लासिफिकेशन होता है ना। तो इन सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल में 3 टाइप्स के होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लाया एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एस्ट्रो स्टार शेप्ड, है ना। तो ये कहाँ होते हैं? ब्रेन के सब पार्ट्स में। अब एस्ट्रोसाइट्स 2 तरह के होते हैं, फाइब्रस एंड प्रोटोप्लाज्मिक। तो आप इसमें देखोगे फाइब्रस में जो ये इसकी ब्रांचेस जो निकल रही है वो सब फाइबर्स है, और ये इनमें प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, तो ये प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स हो गए। अब ये हो गया। अब ये ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड ये माइक्रोग्लायल सेल्स, इनकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। तो जो एस्ट्रोसाइट्स है, सबसे पहले एस्ट्रोसाइट्स को कंप्लीट करते हैं। वो क्या करेंगे? वो नर्व सेल के अराउंड ट्विस्ट करते हैं, है ना, एंड फॉर्म अ सपोर्टिंग नेटवर्क इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और क्या करते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, तो एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस रेगुलेट करते हैं ब्रेन के अंदर बाहर। देन मेंटेन अ केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ ECF अराउंड द CNS न्यूरॉन्स, provide calcium and potassium and regulate neurotransmitter level in the synapses। ठीक है, केमिकल एनवायरनमेंट और फिर कैल्शियम और पोटेशियम का रेगुलेशन करते हैं। तो पहला हो गया ट्विस्ट करेंगे,
एंड पहला हो गया सपोर्टिंग नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे, दूसरा ब्लड ब्रेन बैरियर, तीसरा मेंटेन केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ ईसीएफ, चौथा कैल्शियम एंड पोटेशियम को रेगुलेट करते हैं। देन वी कम टू माइक्रोग्लाया। माइक्रोग्लाया एज द नेम इंडिकेट्स, माइक्रो होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, है ना। ये मोनोसाइट से डिराइव होते हैं, तो इनका काम मैक्रोफेजेस की तरह होता है। फैगोसिटिक सेल्स होते हैं और कहीं भी सीएनएस इंजरी या इन्फेक्शन होगा वहां माइग्रेट करके और पैथोजेनिक जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनको फैगोसाइटोस कर लेते हैं, एंड इसलिए इनको मैक्रोफेजेस ऑफ सीएनएस भी कहा जाता है। ठीक है। Then we come to oligodendrocytes, are neuroglial cells which produce myelin sheath around nerve fiber in CNS. कहाँ पे करेंगे ऐसा? जहाँ पे Schwann cells absent हो। तो जहाँ Schwann cells नहीं होते हैं, oligodendrocytes अपने myelin synthesis करते हैं। ये हो गया आपके सेंट्रल में, है ना, एस्ट्रो माइक्रो ओलिगो। देन पेरिफेरल न्यूरोग्लायल सेल्स कौन कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं, श्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल। तो जो श्वान सेल है वो मेजर ग्लायल सेल है, माइलिनेशन कराता है एंड रिमूव सेल्यूलर डेब्री ड्यूरिंग रीजनरेशन और फेगोसिटिक एक्टिविटी। देन सैटेलाइट सेल्स होते हैं, ये ग्लायल सेल्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ पीएनएस न्यूरॉन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं उनके बाहर होते हैं, ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो थोड़ा सा लेंदी था बट बहुत मुश्किल शायद नहीं था, समझ लोगे तो याद हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लाया। सी यू सून इन नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ नर्वस सिस्टम।